नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। एक बार फिर हम हाजिर हैं टैक्स को लेकर आपकी उलझन दूर करने के लिए। चाहे टैक्स बचाने के टिप्स हो या फिर रिटर्न भरने से जुड़े सवाल, हमारे टैक्स एक्सपर्ट लेकर आए हैं आपकी हर समस्या का समाधान। आज हमारे साथ टैक्स गुरु में है टैक्स एक्सपर्ट अमिताभ सिंह, और अमिताभ जी के लिए हमारे पास है ढेरों सवाल जो आप हमें लगातार भेज रहे हैं। तो सबसे पहले शो का फोकस, आधार को अपने पैन से जोड़ना कैसे हुआ आसान? इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने पर मिली रकम पर क्या देना होगा टैक्स? और जानेंगे क्या है इनकम टैक्स विभाग की सुविधा ई निवारण, कैसे करेगी ये आपकी मदद। लेकिन सबसे पहले बात पैन और आधार के लिंकेज की। जी हाँ, जोरों से काम शुरू हो चुका है। सभी लोग अपने पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक कर रहे हैं, लेकिन सरकार के एक नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान देंगे तो पता चलता है कि कुछ खास कैटेगरी के लोगों को रिटर्न में आधार नंबर डालने की शर्त से छूट मिल रही है। तो क्यों दी जा रही है ये छूट और किन्हें होगा फायदा? अमिताभ, सबसे पहला सवाल ये कि किन्हें ये फायदा मिलने वाला है, जिन्हें अपने रिटर्न में कौन से वो टैक्स पेयर्स हैं जिनके लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है? प्रियंका, जिन लोगों के पास आधार नहीं है उनको छूट दी गई है कि वो अपने पैन या रिटर्न ऑफ इनकम में आधार डालने के लिए आधार न लें। ऐसे 4 कैटेगरीज बताए गए हैं। एक तो है कि अगर आप जम्मू कश्मीर, मेघालय और असम के निवासी हो तो आपको आधार लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अगर आप नॉन रेजिडेंट हो। तीसरा, अगर आप इस देश के नागरिक ना हो, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजन हो तो आपको आधार कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा, अगर आपकी उम्र 80 साल की हो गई है फाइनेंशियल ईयर में तो आपको आधार कार्ड या आधार नंबर इनकम टैक्स रिटर्न में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 कैटेगरी के टैक्स पेयर्स हैं जिन्हें ये छूट मिलने वाली है। लेकिन अब एक और प्रोजेक्ट जिस पर सरकार तेजी से काम करी वो है कि आधार को पैन से लिंक करने के इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने पर काम किया जा रहा है। अमिताभ, कैसे ये आसान बना रही है सरकार? इसको बहुत आसान कर दिया है। आपको कहीं पे लॉगिन नहीं करना है, कहीं पे पासवर्ड नहीं डालनी है। आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in में जाना है। लेफ्ट साइड में लिंकेज की लिंक बनी हुई है। और हाँ, आपको देखना ये है, ध्यान ये रखना है कि जो आपका नाम आधार कार्ड में है और जो आपका नाम पैन कार्ड में है दोनों एग्जैक्ट मैच हो तो आपको बस अपना आधार नंबर, पैन नंबर डालना है और आपकी लिंकेज तुरंत हो जाएगी। पर अगर आपके नाम में थोड़ा सा फ़र्क है, हाँ, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर बराबर होना चाहिए, दोनों में मैच होना चाहिए, पर अगर नाम में थोड़ा सा फ़र्क है तो फिर एक OTP आएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है, और उस OTP को आपको दोबारा उसमें डालना होगा और लिंकेज हो जाएगी। और कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की, कोई लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो अगर दोनों के डिटेल्स मैच हो रहे हो तो एक 1 स्टेप प्रोसीजर है जो अमिताभ आपको बता चुके हैं। और शुरू करते हैं दर्शकों के सवालों का सिलसिला। पहला सवाल पूछने के लिए गुवाहाटी से पंकज जैन हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते पंकज जी, बताइए क्या समस्या आ रही है टैक्स को लेकर? नमस्ते प्रियंका जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा अभी प्रॉपर्टी हैंडओवर हुआ है मार्च में, और मार्च 2017, और मैंने उसको अभी इसमें 2017 से रेंट पे डाला है। तो ये जो गवर्नमेंट का जो रूल मुझे जानना है कि फर्स्ट ईयर ऑफ जो रेंटेड इनकम है उसका भी मुझे टैक्स भरना है, और सेकंड थिंग मुझे जानना है कि नोशनल जो रेंट है उसके बारे में मुझे जानना है। पंकज जी, आपका सवाल है कि अभी आपने मकान किराए पे चढ़ाया है तो क्या पहले साल में आपको उस पर कोई छूट मिलेगी? 1 साल के लिए कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर आप उसमें रेंट कमा रहे हैं, आपको किराया आ रहा है, तो जब जिस साल से और जब जिस महीने से आपको किराया आना शुरू करेगा होगा उससे आपको टैक्स देना पड़ेगा। शायद आप कंफ्यूज कर रहे हैं, एक जो इस साल के बजट में और फाइनेंस एक्ट में एक प्रोविज़न आया है, वो छूट जो है वो छूट रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए है, जो कि हाउस प्रॉपर्टी जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं
स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे ट्रीट करते हैं, उनको एक सहूलियत दी गई है कि 1 साल के लिए उन्हें जो है नोशनल वैल्यू जो इन है वो नील दिखा सकते हैं, पर वो छूट आपके लिए नहीं है। आपको ये पूरा रेंट जो है इनकम टैक्स में डिक्लेयर करना होगा। हाँ, जो कानून के हिसाब से जो छूट मिलती है 30% डिडक्शन की या इंटरेस्ट की लोन पे, वो छूट आप क्लेम कर सकते हैं, पर इनकम टैक्स से नहीं बच सकते। तो ये नोशनल रेंट का क्लॉज इन्हें इसका कोई फायदा इन्हें नहीं मिलने वाला है, वो डेवलपर्स के लिए है। अमिताभ जी जैसा समझा रहे थे। और अब सहारनपुर से अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्ते, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। बताइए क्या है आपका सवाल। नमस्ते मैम। हेलो प्रियंका मैम। हेलो अमिताभ सर। नमस्कार। मेरा सवाल ये है सर, मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्क करता हूँ और हर महीने मेरी सैलरी में से एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जाता है जो कि 10% ऑफ बेसिक एंड डीए होता है। इतना ही सेम मैचिंग कंट्रीब्यूशन हमारा बैंक भी कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि एम्प्लॉयर। लेकिन जब फॉर्म 16 हमें मिलता है तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का कहीं मेंशन नहीं होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आईटी रिटर्न भरते टाइम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिखाना ज़रूरी है कि नहीं? क्योंकि अगर हम कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं, ग्रॉस सैलरी में ऐड करता हूँ और 80 CCD2 में मैं उसका डिडक्शन लेता हूँ तो इफेक्ट तो नलिफाई हो जाता है। तो क्या सर ये कंट्रीब्यूशन दिखाना कंपलसरी है? अमित जी, आपको ये कंट्रीब्यूशन जो है अपने इनकम टैक्स में दिखाना होगा। कोई भी बेनिफिट इनकम टैक्स में मिलती है तो वो 2 तरह की होती है, या तो वो एग्जेम्पशन होती है या डिडक्शन होती है। जब एग्जेम्पशन होती है तब आपको कोई वो इनकम को दिखाने की, वो आय को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर कोई चीज़ आपको डिडक्शन के तौर पे मिलती है तो उसे पहले आपको ग्रॉस इनकम में दिखाना पड़ता है और फिर डिडक्शन के तौर पे उसे क्लेम करना होता है। 80 CCD2 के अंतर्गत एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको पहले टोटल इनकम में दिखाना होगा और उसके बाद 80 CCD2 में उसको डिडक्शन क्लेम करना होगा। तो इसका जो सीधा आंसर है कि आपको ये ऊपर दिखाना होगा और फिर डिडक्शन क्लेम करना होगा, चाहे इसका एंड रिजल्ट नील हो, पर इसी तरह आपको दिखाना पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रवीण जी एक सैलरीड कर्मचारी हैं, इनकी थोड़ी इनकम शेयर की F&O ट्रेडिंग से होती है और ये जानना चाहते हैं कि किस फॉर्म में इन्हें टैक्स रिटर्न भरना होगा। प्रवीण जी ये भी पूछ रहे हैं कि क्या वो शेयरों से हुए इनकम को शॉर्ट टर्म गेन मान सकते हैं? प्रवीण जी, इसमें आपको देखना होगा कि ये जो F&O है, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, आपने किस मकसद से इसमें ट्रेड किया है। अगर इसको आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा है तो आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दिखा सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग F&O में जब ट्रेड करते हैं तो वो रेगुलर खरीद बिक्री के तरीके से करते हैं, एक बिजनेस इनकम के तरीके से करते हैं और तब उसकी जो इनकम है वो बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस की तरह दिखाया जाता है। तो इसका यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी इंटेंशन रही है उस हिसाब से इसकी इनकम दिखाई जाएगी। F&O जो है वो 3 महीने से ज़्यादा की नहीं हो सकती, इसके कारण लोग ज़्यादातर इसको बिजनेस इनकम की तरह दिखाते हैं और इनकम टैक्स में भी उसी तरह रिटर्न फाइल करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजेंद्र कुमार शर्मा का है अगला सवाल। इन्होंने 2009 में एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जिसके लिए 8 साल तक इन्होंने सालाना 51,000 रुपए दिए हैं। अब वो इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं लेकिन उन्हें चुकाए गए कुल प्रीमियम से कम रकम मिलने वाली है। तो राजेंद्र जानना चाहते हैं क्या उन्हें इस रकम पर भी टैक्स देना होगा? राजेंद्र जी, क्योंकि ये रकम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर मिल रही है तो इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर आपको ये देखना होगा कि जो आपने प्रीमियम दी है वो कैपिटल अश्योर्ड जो अमाउंट आपने इंश्योरेंस की ली है उससे 20% से ज़्यादा तो नहीं है। अगर प्रीमियम जो है सम अश्योर्ड के 20% से ज़्यादा है तो फिर आपको जो है इनकम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिली रकम पे टैक्स देना पड़ सकता है। पर जैसा आपने बताया है, मुझे नहीं लगता कि आपकी प्रीमियम जो है 20% से ज़्यादा है, इसीलिए आपको इसमें कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक आपके सवाल के माध्यम से एक मैं दर्शकों को और आगाह करना चाहूँगा कि अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उस पर 80C के अंदर आपने डिडक्शन लिया है और 2 साल के अंदर आप ऐसी पॉलिसी जो है सरेंडर कर देते हैं तो 80C में जो ली गई डिडक्शन है वो वापस
आपके इनकम टैक्स में जोड़ी जा सकती है, इस बात का ध्यान रखें। पर राजेंद्र जी, क्योंकि आपने 8 साल तक दिया हुआ है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे ब्रेक के बाद आपके काम की खबर। क्या है इनकम टैक्स विभाग की सुविधा, ई निवारण कैसे करेगी आपकी ये मदद, बताएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। बने रहिए हमारे साथ और बचाइए अपना टैक्स। इनकम टैक्स विभाग की एक सुविधा है ई निवारण, जो आपकी शिकायतों को सुनने और उसके निपटारे के लिए बनी है। हमारे एक्सपर्ट अमिताभ सिंह से समझते हैं कि ई निवारण का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं और क्या करता है ये ई निवारण। अमिताभ जी। प्रियंका, बिल्कुल मदद करेगा। बहुत ही सराहनीय कदम है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। इसके द्वारा जो है कोई भी टैक्स पेयर किसी भी कोने देश के किसी भी कोने में बैठे हुए अपना जो है ग्रीवेंस फाइल कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाके वहाँ पे ई निवारण का एक अलग बटन है, जो अभी तक दाएं हाथ में सबसे ऊपर ई निवारण के बटन को आप क्लिक करके इसमें आप अपना फाइल कर सकते हैं ग्रीवेंस। आपको कोई लॉगिन और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको रजिस्टर कराने की भी ज़रूरत नहीं है उस पर। और उस पर आप किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आपको अपने पैन कार्ड पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इनकम टैक्स रिफंड को लेने में कोई मुश्किलें आ रही हैं, आपको जो प्रोसेसिंग हुई आपके रिटर्न में उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डिमांड है जो आपके ऊपर लगा दी गई है जो गलत है, किसी भी तरह की ग्रीवेंस जो है आप इसमें डिटेल डाल सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको एक पिन नंबर जनरेट होगा और उस पिन नंबर के द्वारा जो है आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी ग्रीवेंस जो है किस जगह पे है, कहाँ पे है, और जब तक उस ग्रीवेंस को ख़त्म नहीं कर दिया जाता आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। और इसकी जो मॉनिटरिंग है ये CBDT सेंट्रलाइज्ड बेसिस पे कर रही है, तो कोई भी ग्रीवेंस जो है वो जिस ऑफिसर के पास जाती है उसे जवाबदेही है, उसके ऊपर जवाबदेही है कि उस ग्रीवेंस को जल्दी से जल्दी निपटारा कर रहा है या नहीं। अमिताभ जी, किस तरह की शिकायत कर सकते हैं लोग? जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पैन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पैन नंबर में कोई डिटेल गलत है, पैन में आप कुछ चेंज करा सकते हैं, ऐसी शिकायत आप कर सकते हैं। आपका रिफंड नहीं आ रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपका रिफंड नहीं आ रहा, कोई चेक डिले हो रही है, तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आपके ऊपर इनकम टैक्स की एक डिमांड आ गई है जो आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस तरह की जो मामूली छोटी छोटी चीज़ें जो इनकम टैक्स पेयर को आती थी और दिक्कतें आती थी जिसके कारण उसे इनकम टैक्स ऑफिस जाके भाग दौड़ करने की ज़रूरत पड़ती थी, वो आप घर बैठे बैठे जो है उसका निपटारा कर सकता है। हाँ, अगर उसके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है तो वो कोई भी आयकर संपर्क केंद्र में जाके भी मैनुअली इस ई निवारण के फॉर्म को भर सकता है और वो आयकर संपर्क केंद्र जो है फिर इसको सिस्टम में खुद डालेगी और पिन नंबर जनरेट करके आपको देगी। और अब रुक करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। महाराष्ट्र के भुसावल से आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते आशुतोष जी, हमारे साथ हमारे टैक्स एक्सपर्ट अमिताभ सिंह हैं, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मेरी, बट मैंने अभी शेयर्स बेचे नहीं, अभी केवल खरीदे। तो सर, क्या जो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म 16(1) अभी मेरे को मिलेगा और IT रिटर्न मेरे को भरना, तो उसमें मेरे को इन्वेस्टमेंट अपनी शो करनी पड़ेगी या नहीं? आशुतोष जी, इसमें जो आपने इन्वेस्ट किया है, आपने कहा है कि अभी तक आपने वो शेयर्स होल्ड किया हुआ है, उसे बेचा नहीं है, कोई इसमें आमदनी नहीं हुई है। तो जब तक कोई आमदनी नहीं हुई है, इनकम टैक्स देने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। पर हाँ, आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप ITR 1 के अलावा, ITR 1 जो है सबसे सिंपल रिटर्न है, सहज कहते हैं उसको, ITR 1 के अलावा आप कोई और रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपकी जो है एनुअल इनकम जो है 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही है, तो एक एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट आपको साथ में फाइल करनी होती है। और उस एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट में आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, शेयर्स के अलावा भी कैश, बैंक, जितने भी प्रॉपर्टी है उनका ब्यौरा देना होता है।
तो उसमें ये शेयर्स जो है आपको डालने पड़ेंगे। और अगर आप ये शेयर्स 1 साल से ज़्यादा रखते हैं और इस पे फिर आपको कैपिटल गेन होता है, आपको पता होगा कि वो एग्जेम्प्ट होता है, फिर भी एग्जेम्प्ट इनकम का भी ब्यूरो इनकम टैक्स रिटर्न में आपको अलग से देना पड़ता है। पर अगर आप सहज फाइल कर रहे हैं तो आपको फिर इसकी कोई कहीं पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल रजनीश पाठक जी का। इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है और उसे अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर करवाया है। इसके लिए जो बैंक लोन लिया गया है उसे पति पत्नी दोनों ने मिलकर लिया है। हालांकि मार्जिन मनी रजनीश जी ने ही दिया है, साथ ही लोन की EMI भी रजनीश ही चुका रहे हैं। तो वो जानना चाहते क्या वो अपने टैक्स रिटर्न में प्रिंसिपल रीपेमेंट और ब्याज दोनों की छूट क्लेम कर सकते हैं या नहीं। रजनीश जी, इसमें मैं थोड़ा इनकम टैक्स से हटके एक और एक्ट पे जाना चाहूँगा जो कि बेनामी एक्ट है। उसका पूरा नाम बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट है, प्यार से हम इसे बेनामी एक्ट कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि बेनामी एक्ट में ये कहा गया है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे रजिस्टर कराते हैं जबकि उसके बेनिफिशियल ओनर आप हैं, पैसे देने वाले आप हैं, तो आप इस एक्ट के अंतर्गत आ सकते हैं। और इस एक्ट के जो परिणाम है जिसमें कि सरकार आपसे वो जायदाद जो है सीज कर सकती है, उस टाइप इस तरह के परिणाम भी आपको भुगतने लगते हैं। पर लकीली आप उसमें नहीं आ रहे क्योंकि उसमें एक छूट दी गई है कि अगर आप अपने वाइफ या अपने बच्चों के नाम कोई प्रॉपर्टी कराते हैं तो वो बेनामी नहीं कहलाएगी। पर हाँ, अगर ये माता पिता भाई बहन के नाम कराते तो इसमें आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती थी। अगर ऐसा कोई केस है तो दर्शकों को बता दूं कि अपना नाम जॉइंट होल्डर की तरह ज़रूर अंकित कराएं, नहीं तो बेनामी एक्ट में आप फंस सकते हैं। दूसरा जो सवाल है उसका भी जवाब इसी से जुड़ा हुआ है कि क्योंकि आपने अपनी पत्नी के नाम ये प्रॉपर्टी कराई है पर उसके पैसे आप भर रहे हो, तो इस प्रॉपर्टी से जो आई हुई रकम है, इनकम है, वो आपके इनकम में क्लब हो जाएगी। और क्योंकि ये इनकम सारी आपके पर्सनल इनकम में क्लब होगी तो मेरे हिसाब से जितनी भी छूट है जो आप क्लेम कर सकते हो वो भी आप अपने पर्सनल इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हो। तो यानी प्रिंसिपल रीपेमेंट और ब्याज के पेमेंट की छूट आप क्लेम कर सकते हैं। लेते छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो भारत में डीमैट अकाउंट से अगर किसी NRI को हो इनकम तो क्या उसे भरना होगा टैक्स रिटर्न, इस सवाल का जवाब लेकर आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। लेते अपने दर्शकों के सवालों को। मृगेश पटेल जी का ये सवाल आया है। अमेरिका में साल 2007 से रह रहे हैं मृगेश और वहीं अपना इनकम टैक्स भी चुकाते हैं। इनके पास भारत में डीमैट अकाउंट है जिसकी मदद से वो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते आए हैं। 2016-17 में उन्हें इससे करीब 50,000 रुपए का कैपिटल गेन हुआ है, लेकिन उनकी कोई और इनकम भारत में नहीं होती है। तो मृगेश समझना चाहते हैं कि उनकी टैक्स की देनदारी क्या बनती है, क्या उन्हें टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। मृगेश जी, अगर आपकी 50,000 रुपए की आय हुई है पूरे साल में और आपके पास इंडिया से और कोई भी इनकम नहीं है, सिर्फ ये 50,000 रुपये ही आपकी टोटल इनकम है और आप नॉन रेजिडेंट है, तो आप फिर इनकम टैक्स के जो एग्जेम्पशन ब्रैकेट है उसमें आ जाते हैं और आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर इसके साथ मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा है कि 2007 से आप नॉन रेजिडेंट रहे हैं, तो नॉन रेजिडेंट के बतौर जो है आपको फेमा के अंडर कुछ डिक्लेरेशन करनी होती है। आपको डिपॉजिटरी को डीमैट अकाउंट में आपको बताना पड़ता है कि आप नॉन रेजिडेंट हैं। जो आपकी सेविंग्स अकाउंट है या जहां भी आपकी बैंक अकाउंट है उन्हें बताना पड़ता है, सूचित करना पड़ता है कि आप नॉन रेजिडेंट हैं। और जो शेयर्स खरीद बिक्री करते हैं उनके साथ भी आपको इसकी जो है जानकारी देनी होती है। तो आप ये अगर आपने नहीं किया है तो अवश्य कर दें। और जो US लॉ के अंडर आपको फैटका की जो भी कंप्लायंस है वो भी कर दें, नहीं तो इसका जो है परिणाम कभी कभी गलत भी पड़ सकता है। हमारे पास इतना ही वक्त था आज टैक्स गुरु में, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। SMS के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल। हमारा SMS नंबर है 51818 या फिर हमें ईमेल करें tax@moneycontrol.com पर। बस सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर हमारे साथ
जरूर शेयर करें। तो आज के लिए दीजिए यही इजाजत, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।